क्वेश्चन है, बट बिफोर दैट जो भी लोग नए हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जितनी भी क्लासेस होती हैं उनको ज्वाइन ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपको हर एक क्लास से कुछ ना कुछ है जो नया सीखने को ही मिलेगा। तो यहाँ पर आज हम बात करते हैं, इस पेपर में टोटल जो MCQs है 100 से भी ज़्यादा MCQs है, बट हम हाफ MCQs एक एक क्लास में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो पूरे क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में है, तो आप लोग इंग्लिश हिंदी दोनों फॉर्मेट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स रहते हैं कि पूरा पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाइए, इसलिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एम्ब्रियोटिक स्टेज इज नोन एज। एम्ब्रियोटिक स्टेज है कौन सी है? 12 वीक्स फ्रॉम कंसेप्शन, 13 वीक्स टू 24 वीक्स, 36 वीक टू 40 वीक्स, 25 वीक्स टू 26 वीक। तो कंसीव करने के बाद से लेके जो स्टेज स्टार्ट होती है, और फीटस जिसको हम कहते हैं उसके बनने के पहले की स्टेज वो कहलाती है एम्ब्रियोटिक स्टेज। और ये स्टेज होती है एम्ब्रियो की, वो होती है कंसेप्शन से लेके, जनरली ये 8 to 10 वीक्स तक की रहती है। ये जनरली 8 वीक्स, किसी बुक्स में आपको 8 वीक्स मिलेगा, किसी में 10 वीक मिलेगा। लेकिन 8 वीक के बाद का जो डेवलपमेंट कहलाता है वो कहलाता है फीटस अंटिल इट्स बॉर्न। मतलब 8वें हफ्ते से लेके जब तक बेबी जन्म नहीं लेता है वो फीटस ही कहलाता है। बेबी हम उसको तब कहते हैं जब वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के यदि हम बात करते हैं, ऑफिशियल पेपर है इसलिए इस पर हम उतना कमेंट्स तो नहीं कर सकते, लेकिन यदि आपको एग्ज़ाम में आता है तो 8th वीक को भी आप मार्क कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू दैट इस क्वेश्चन पेपर के और इन ऑप्शंस के जाते हैं हम, तो आपका आंसर फर्स्ट होगा। लेकिन जनरली 8 to 10 वीक्स जो बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर राजस्थान के क्वेश्चन पेपर की। तो ये राजस्थान का क्वेश्चन पेपर है, पूरा हिंदी इंग्लिश फॉर्मेट में है। मेरे पास अभी तक एटलीस्ट 6 से 7 पेपर हैं जो राजस्थान में हुए हैं, चाहे वो NHM ने करवाए हो, राजस्थान में राजस्थान PSC ने करवाए हो। तो टोटल मिला के 7-8 जितने भी पेपर्स होंगे मेरे पास, सभी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के फॉर्मेट में है। तो आपको सभी पेपर्स है जो अवेलेबल करवाए जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम की यदि हम बात करते हैं, जो आपने CHO का पेपर दिया था लास्ट टाइम, आई थिंक 2020 में पेपर हुआ था आपका, तो वो पेपर बहुत ईजी आया था। हो सकता है इस बार का पेपर आपको थोड़ा सा हार्ड आए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका ऑप्शन है जो क्या है, इनमें गड़बड़ी है, तो वो मैं यहाँ पे आपको आगे समझाऊंगी। तो यहाँ पर जो भी लोग नए हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को प्रेस करके रखें, जिससे कोई भी क्लास हो चैनल पर आपकी कोई भी क्लास ना छूट पाए। अभी रिसेंट में TMC ने, टाटा मेमोरियल सेंटर है कैंसर के लिए, जिसने वैकेंसी निकाली है। जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया प्लीज़ फॉर्म फिलअप कीजिए, क्योंकि अच्छी वैकेंसी है, सैलरी आपको अच्छी दी जा रही है। आपको एटलीस्ट 50-60,000 के आसपास आपकी सैलरी आएगी और परमानेंट आपकी जॉब रहेगी। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है एम्ब्रियोटिक स्टेज इज नोन एज। तो एम्ब्रियोटिक स्टेज क्या है? ऑप्शन में तो यहाँ पे दिया है 12 वीक्स फ्रॉम कॉन्ट्रासेप्शन, 13 वीक्स टू 24 वीक्स, 36 वीक्स टू 40 वीक्स, या फिर 25 वीक्स टू 26 वीक। तो जनरली यहाँ पर ऑप्शन को आप छोड़िए, क्योंकि पूरे ऑप्शन जो एम्ब्रियोटिक स्टेज को लेके हैं क्या है, गलत दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो एम्ब्रियोटिक स्टेज होती है वो होती है जो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं, कंसीव करने से लेके जो 8वें हफ्ते तक का पीरियड होता है, 8th वीक टू 10th वीक्स किसी बुक्स में आपको मिलेगा, किसी में 8 वीक मिलेगा। तो कंसीव करने से लेके, कॉन्सेप्शन से लेके अंटिल द 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट का जो पीरियड है वो कहलाता है एम्ब्रियोटिक स्टेज। आफ्टर दैट 8 वीक से लेके जब तक बेबी की डिलीवरी जो फीटल डिलीवर नहीं हो जाता है, बॉर्न नहीं हो जाता, तब तक वो कहलाएगा फीटस। जब तक एम्ब्रियोटिक स्टेज से लेके बेबी डिलीवर नहीं हो जाता वो क्या कहलाएगा, फीटस।
जब डिलीवरी हो जाती है तब हम उसको बेबी कहेंगे। तो यहाँ पर यदि आपको ऑप्शन ये सभी जो रॉन्ग ऑप्शन है, तो इसीलिए आपका जो आंसर होगा 8th वीक से, कब से 8 वीक से लेके 8 वीक से जो टाइम पीरियड होगा, क्या है 8 वीक का जो टाइम पीरियड होगा वही यहाँ पर आपके लिए क्या करना है, याद रखना है। 8 वीक्स से लेके जो आपका ड्यूरेशन है वो यहाँ पर क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कंसीव करने से लेके 8वें वीक तक की जो पीरियड है वो कहलाएगा एम्ब्रियोटिक स्टेज। आफ्टर दैट जो स्टार्ट होता है वो कहलाता है फीटल पीरियड या फिर फीटस स्टेज। क्लियर। नेक्स्ट वन इज, आई होप आपको पूरी स्क्रीन क्लियर विजुअल हो रही हो। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं हम। व्हेन मदर फील्स फीटल मूवमेंट फर्स्ट, तो माता को गर्भस्थ शिशु की हलचल सबसे पहले कब महसूस होती है? इन 24 वीक्स, इन 28 वीक्स, इन 32 वीक्स या फिर इन 20 वीक्स। तो जो माँ के लिए फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, क्विकनिंग कहते हैं। याद रखना है क्विकनिंग क्या है, जो माँ को फील होने वाले फर्स्ट फीटल मूवमेंट है वो कहलाता है क्या, क्विकनिंग। तो यहाँ पर ये जो क्विकनिंग है क्या है, ये जो क्विकनिंग है कब फील होती है माँ के लिए? तो ये क्विकनिंग फील होती है 20 वीक में। क्या 20 वीक में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 20 सप्ताह में। नेक्स्ट इज द प्रेजेंटेशन विच इज एप्रोप्रिएट फॉर सेफ डिलीवरी। तो सेफ डिलीवरी के लिए, सुरक्षित प्रसव के लिए कौन सी प्रस्तुति सबसे उपयुक्त है? फेस की, ब्रीच, वर्टेक्स या फिर फुटिंग। फेस मतलब पहले चेहरा आगे हो, ब्रीच मतलब पैर भी हम कह सकते हैं, फिर आता है वर्टेक्स मतलब हेड डाउन हो, या फिर फुटिंग। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन है, जो कौन सा प्रेजेंटेशन है सेफ डिलीवरी के लिए सबसे अप्रोप्रिएट है? तो वो है वर्टेक्स। क्या है? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। पोजीशन पूछें तो सेफेलिक, प्रेजेंटेशन पूछें तो वर्टेक्स। ये सबसे कॉमन और सेफ डिलीवरी के लिए सबसे आइडियल प्रेजेंटेशन है। आइडियल पेल्विस क्या है, गायनेकॉइड, प्रेजेंटेशन वर्टेक्स, पोजीशन पूछें तो सेफेलिक। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, इफ बेबी बॉर्न आफ्टर 43 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इट्स नोन एज। यदि बच्चा 43 सप्ताह के गर्भकाल के बाद पैदा होता है तो क्या कहलाता है? तो यदि बच्चा 43 वीक की प्रेगनेंसी के बाद पैदा होता है तो वो क्या कहलाएगा? प्रीमेच्योर इन्फेंट, पोस्ट मैच्योर इन्फेंट, नॉर्मल इन्फेंट, एबनॉर्मल इन्फेंट। तो यहाँ पर प्रीमेच्योर इन्फेंट का मतलब होगा जब बेबी बिफोर 37 वीक्स, 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी कंप्लीट करने के पहले ही, जेस्टेशनल पीरियड 37 वीक के पहले ही पैदा हो जाता है तो वो कहलाएगा प्रीमेच्योर। फिर आता है पोस्ट मैच्योर। तो जब बेबी 42 वीक का कंप्लीटेड जो जेस्टेशनल पीरियड है कंप्लीट करने के बाद पैदा होता है, डिलीवर होता है, तो वो कहलाएगा पोस्ट मैच्योर इन्फेंट। जब बेबी 37 कंप्लीटेड वीक्स के बाद पैदा होगा तो वो कहलाएगा नॉर्मल इन्फेंट। एज ऑन क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन कहा है कि 43 वीक्स की डिलीवरी पीरियड है, जो हो गया है, प्रेगनेंसी पीरियड है, इसके बाद बेबी पैदा हुआ है, तो ये कौन सा होगा? ये कहलाएगा पोस्ट मैच्योर शिशु। नेक्स्ट वन इज पोस्टपार्टम पीरियड इज कॉल्ड एज। पोस्टपार्टम पीरियड आप किसको कहेंगे? पोस्टपार्टम हेमरेज इज कॉल्ड। पोस्टपार्टम रक्तस्राव क्या कहलाता है? हेमरेज अकर्स विद इन 1 to 2 आवर ऑफ डिलीवरी, हेमरेज अकर विद इन 4 to 6 आवर ऑफ डिलीवरी, हेमरेज अकर्स विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी, या फिर हेमरेज अकर्स बिफोर डिलीवरी। तो यहाँ पर पोस्टपार्टम डिलीवरी का पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब क्या है, या फिर हम पोस्टपार्टम ब्लीडिंग भी कह सकते हैं। तो वो कहलाती है प्रसव के पश्चात 24 घंटे के अंदर हेमरेज अकर्स विद इन 24 आवर ऑफ डिलीवरी। जो ब्लीडिंग है कब हो जाए? 24 घंटे, डिलीवरी होने से लेके 24 घंटे के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो कहलाएगा पोस्टपार्टम हेमरेज। क्या है? पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज का सबसे कॉमन कारण होता है यूटराइन अटोनिसिटी।
जनरली जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आता है यूट्राइन मसल्स में, तो क्या करेंगी, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगी। लेकिन जब इन मसल्स की टोन ही खो जाए, इनकी शक्ति ही गायब हो जाए, क्षमता गायब हो जाए धीरे धीरे, तो क्या कहलाएगी, अटोनिसिटी। और यूट्राइन अटोनिसिटी के कारण सबसे ज़्यादा पोस्टपार्टम हेमरेज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज इन केस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया ऑफ न्यूबॉर्न व्हाट शुड बी गिवन। तो यदि हाइपोग्लाइसीमिया न्यूबॉर्न बेबी में हुआ है तो आप उसको क्या देंगे। ऑप्शन में है यहाँ पर हनी, वाटर, ग्लूकोज या फिर जूस। मोस्ट कॉमन और इजी क्वेश्चन है, यदि न्यूबॉर्न बेबी में हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है तो आप उसको क्या देंगे, तो आप उसको देंगे ग्लूकोज। 6 महीने तक तो हनी, वाटर, जूस कुछ भी नहीं दिया जाता है बच्चे में, क्योंकि ये क्या है, पूरा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर है। लेकिन यदि न्यूबॉर्न बेबी को हाइपोग्लाइसीमिया है तो आप उसको क्या देंगे, ग्लूकोज। नेक्स्ट वन इज व्हाट टेम्परेचर हाइपोथर्मिया अकर्स टू द न्यूबॉर्न बेबी। हाइपोथर्मिया का मतलब है बॉडी टेम्परेचर डाउन जाना। तो यदि हाइपोथर्मिया का बेबी है, हाइपोथर्मिया है बेबी को, तो कौन सा टेम्परेचर सिलेक्ट करेंगे आप कि किस टेम्परेचर पर बेबी हाइपोथर्मिया में जा सकता है। 92 to 94 डिग्री फ़ारेनहीट, 95 to 97 डिग्री फ़ारेनहीट, 99 to 100 डिग्री फ़ारेनहीट, 97 to 99 डिग्री फ़ारेनहीट। तो बॉडी टेम्परेचर की बात हो रही है, जो न्यूबॉर्न बेबी का बॉडी टेम्परेचर कितना होगा हाइपोथर्मिया के लिए, तो वो होगा 92 से लेके 95 के बीच में। कितना, 92 डिग्री सेल्सियस 92 डिग्री से 94 डिग्री फ़ारेनहीट यदि टेम्परेचर आता है, दैट मीन्स बेबी क्या है, हाइपोथर्मिया है। और सबसे कॉमनली हम हाइपोथर्मिया को कैसे प्रिवेंट करते हैं, जो बेबी डिलीवर होते हैं उसके तुरंत बाद बेबी को ड्राई करके जो ब्लैंकेट है उसमें रैप करेंगे, लपेट के रखते हैं, कंगारू मदर केयर देते हैं ताकि हम बच्चे को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट कर सकें। तो यहाँ पर हाइपोथर्मिया के लिए क्या है, हाइपोथर्मिया के लिए है 92 to 94 डिग्री फ़ारेनहीट। नेक्स्ट वन इज एपनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो एपनिया को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, स्टिमुलेटिंग द बेबी, मेंटेनिंग एयरवे, वेंटिलेटिंग द बेबी या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो एपनिया का मतलब जहाँ पर निया वर्ड प्रेजेंट है, मतलब कुछ ना कुछ चला गया, एब्सेंट हो गया। एपनिया का मतलब होगा यहाँ पर ब्रीदिंग प्रॉब्लम। क्या है, ब्रीदिंग, सांस ले, जो सांसें हैं वो क्या हो रही हैं, जा रही हैं धीरे धीरे। तो आप एपनिया को कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो इन सभी चीज़ों से, नवजात को स्टिमुलेट करके, एयरवे बना के, मेंटेनिंग एयरवे, बेबी को वेंटिलेट करके, इन सभी चीज़ों से आप एपनिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन, इफ मदर इज डायबिटिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हाट इफेक्ट्स में प्रोड्यूस ऑन फीटल ग्रोथ। यदि माँ को प्रेगनेंसी के टाइम पर, यदि माता गर्भावस्था के दौरान डायबिटिक है तो फीटस के विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो बेबी होने वाला है, फीटल ग्रोथ हो रही है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कंजेनाइटल एनोमलीज, स्टिल बर्थ बेबी, कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यदि माँ को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ है तो कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकती हैं। स्टिल बर्थ बेबी का मतलब यूट्रस में ही बेबी की डेथ हो सकती है। डिलीवरी के टाइम पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। एक तो यही हो सकता है कि जो ब्लीडिंग होती है उसको हमें मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है, स्पेशली जब माँ को डायबिटीज़ हुआ हो। तो ये सभी केसेस यहाँ पर हो जाएंगे। मतलब स्टिल बर्थ बेबी होने के चांसेस भी हैं, जन्मजात विकृतियाँ भी हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेटेड लेबर और डिलीवरी भी हो सकती है। नेक्स्ट वन, ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम इन न्यूबॉर्न बेबी इज कॉज्ड बाय। ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम को प्रिवेंट करने के लिए ही WHO की 5 क्लीन प्रैक्टिस को अपनाया जाता है। अब ऑप्थेल्मिया यदि न्यूबॉर्न न्यूनेट्रम है, ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम न्यूबॉर्न बेबी को हो सकता है तो किसके थ्रू होगा, HIV इन्फेक्शन से, गोनोरियल इन्फेक्शन से, रूबेला इन्फेक्शन से या फिर क्लेमाइडल इन्फेक्शन से। तो जनरली ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम को कॉज तो क्या करता है, ट्रिप्नोमा पैलिडियम नाम का बैक्टीरिया।
अब यहाँ पर उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, वो है क्लेमाइडियल इन्फेक्शन। क्या है? क्लेमाइडियल। जनरली ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रन बेबी को किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाते हैं तो वो बैक्टीरिया क्या होगा? क्लेमाइडियल इन्फेक्शन का बैक्टीरिया। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? क्लेमाइडियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन, स्ट्रेप्टोकोकस बी बैक्टीरिया कॉज द टाइप ऑफ इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन इन न्यूनेट्स। तो न्यूनेट्स बेबी में स्ट्रेप्टोकोकस बी बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करेगा। HIV इन्फेक्शन कॉज करेगा, सेप्टिसीमिया करेगा, मलेरिया करेगा कि टाइफॉइड फीवर। अब एक चीज़ जानिए यहाँ पर आप, साल्मोनेला टाइफी तो टाइफॉइड फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मलेरिया मच्छर काटने से होगा, HIV इन्फेक्शन HIV वायरस से होगा, बैक्टीरिया से क्या होगा यहाँ पर? वो होगा सेप्टिसीमिया। मोस्ट कॉमन होने वाला इन्फेक्शन है जो बच्चों में स्ट्रेप्टोकोकस बी के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू, वो क्या है? सेप्टिसीमिया। नेक्स्ट वन, इन विच ईयर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ कॉन्सेप्ट बिगन्स इन इंडिया। रिप्रोडक्टिव RCH का कॉन्सेप्ट भारत में कौन से वर्ष में आया? 1997, 1995, 1994 कि 1999? तो RCH जो कॉन्सेप्ट है भारत में कब आया था? तो RCH कॉन्सेप्ट आया था 1997 में, 1997। कब? 1997 में। इसके बाद RCH की फेज़ फर्स्ट थी, फिर फेज़ सेकंड आई, फिर यहाँ पर जो MCH सर्विसेज थी, CSSM प्रोग्राम थे, CSSM प्रोग्राम के बाद ही RCH फेज़ आई थी। नेक्स्ट वन, द 7th अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज द डे एवरी ईयर। तो हर साल 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन में है यहाँ पर वुमेंस डे, लेबर डे, वर्ल्ड हेल्थ डे या फिर वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। तो यहाँ पर हम हर साल 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो हम हर साल 7 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। और यहाँ पर हम वुमेंस डे कब मनाते हैं? 8 मार्च को। कब मनाते हैं? 8 मार्च को। वर्ल्ड TB डे क्या है? वर्ल्ड TB डे, ट्यूबरक्लोसिस, आपका टेलीविज़न नहीं है। वर्ल्ड TB डे मनाते हैं हम हर साल 24 मार्च को। 8 मार्च को मनाते हैं वुमेंस डे, 24 को मनाते हैं TB, ट्यूबरक्लोसिस। इन्वेस्ट टू एंड TB सेव लाइफ 2022 की थीम थी, इन्वेस्ट टू एंड TB सेव लाइफ्स। अब यहाँ पर चारों डे हो गए, तो आपको 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो WHO की स्थापना आती है, इसके चीफ कौन है? तो वो डॉक्टर टेड्रोस। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए कम्युनिटी पोस्ट में भी दिया था, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया, बहुत सारे लोगों ने गलत दिया। अ गोल टू अचीव हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 ईयर AD थ्रू द अप्रोच ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज गिवन बाय। क्वेश्चन है, वर्ष 2000 AD तक सभी के लिए स्वास्थ्य प्राप्त करने का उद्देश्य प्रारंभिक स्वास्थ्य देखभाल के द्वारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये किसने दिया था? प्राइमरी जो हेल्थ फॉर ऑल है, WHO ने, यूनिसेफ ने, अल्मा अटा ने कि ऑल ऑफ दी अबव ने? तो यहाँ पर हेल्थ फॉर ऑल क्या है? हेल्थ फॉर ऑल 2000 AD है, एक किसने दिया था? ये दिया गया था WHO के द्वारा। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है यहाँ पर 1 सितंबर को। लेकिन यदि आपसे प्राइमरी हेल्थ केयर का पूछते हैं तो वो हुआ था 1978 में। लेकिन जो हेल्थ असेंबली है WHO की, तो इन्होंने क्या दिया था? हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000। नेक्स्ट वन, डॉट्स प्रोग्राम थेरेपीज, पर आपका डॉट्स प्रोग्राम थेरेपीज रिलेटेड टू, तो डॉट्स थेरेपी है किससे रिलेट करती है? ऑप्शन में है यहाँ पर नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम या फिर नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। तो सबको पता है डॉट्स रेजिमेन किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो डॉट्स किया जाता है यूज़ किसके लिए? ट्यूबरक्लोसिस के लिए। तो यहाँ पर जो डॉट्स थेरेपी है
डॉट्स थेरेपी आपको एग्जाम में आती है क्वेश्चन। डॉट्स के लिए क्या है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। और एक इसके लिए टीबी के लिए, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ट्यूबरक्लोसिस, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट इज विच इज द एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन। यहाँ पर लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल कौन सा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि इसको हमने कई बार पढ़ा हुआ है। ऑप्शन में TT7, हेपेटाइटिस बी या फिर मीजल्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, लाइव वैक्सीन इनमें से कौन सी है। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज असिस्ड एज, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर को निर्धारित किया जाता है बाय पर 100 लाइव बर्थ, बाय पर 1000 लाइव बर्थ, बाय पर 10,000 लाइव बर्थ, या फिर 1 लाख लाइव बर्थ, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को असिस्ट किया जाता है बाय पर 1000 लाइव बर्थ, प्रत्येक 1000 में से जीवित जन्म। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था कहाँ का, मध्य प्रदेश का। अकॉर्डिंग टू डेटा की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आई थिंक 47 के आसपास था, कहाँ का, MP का। तो यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आप एज पर जिस भी स्टेट का पेपर देते हैं, IMR, MMR, वाइटल स्टैटिक्स और जो जितने भी क्रूड बर्थ रेट है, ये सब चीज़ें आपको एक बार क्लियर करके जाना है। आप वाइटल स्टैटिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप एक बार पढ़ लें, 1000 लाइव बर्थ। नेक्स्ट वन इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स इज कंसिडर्ड विद इन ड्यूरेशन ऑफ डेज ऑफ डिलीवरी। प्रसव के कितने दिन बाद तक मातृ मृत्यु दर मानी जाती है। मातृ मृत्यु दर और मैटरनल मोर्टेलिटी का मतलब होता है कंसीव करने से लेके डिलीवरी होने के बाद 42 दिन तक। कंसीव करने से लेके डिलीवरी हो गई उस दिन से लेके 42वें दिन तक यदि डेथ हो जाती है वो कहलाएगी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और सबसे ज़्यादा जो मैटरनल मोर्टेलिटी का मतलब होता है मरना, मृत्यु। तो मैटरनल डेथ का जो मेन रीज़न होता है वो होता है हेमरेज और ब्लीडिंग। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा किसके कारण होती है, तो होती है ब्लीडिंग के कारण। अब वो कोई सी भी ब्लीडिंग हो सकती है, एंटीपार्टम हो सकती है, पोस्टपार्टम हो सकती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 42 दिन और 42 डेज, 6 वीक, जो क्या कहलाते हैं परपीरियम पीरियड। यदि इस वीक में माँ की डेथ हो जाती है कंसीव करने से लेके, तो वो क्या कहलाएगा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट वन इज NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इज मेनली फोकस ऑन। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इम्प्रूव द हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ पुअर वुमेन एंड चिल्ड्रन इन अर्बन एरिया, इम्प्रूव द हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ पुअर वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, इम्प्रूव द हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ बोथ अर्बन एंड रूरल, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का एक ही उद्देश्य है कि जो रूरल एरिया है वहाँ की पुअर वुमेन और बच्चों के लिए हेल्थ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं व बच्चों का स्वास्थ्य स्तर सुधार करना। अर्बन के लिए होता NUHM, तो अर्बन एरिया के लिए होता, लेकिन रूरल NRHM की बात हो रही है तो ये कहाँ के लिए, रूरल एरिया के लिए ही। नेक्स्ट इज विच इज़ द परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग की परमानेंट मेथड क्या है, परिवार नियोजन का परमानेंट मेथड कौन सा है। कॉपर्टी, ओरल पिल्स, कॉन्डोम का उपयोग, या फिर ट्यूबेक्टोमी एवं वेसेक्टोमी। बहुत इजी क्वेश्चन है। परमानेंट मेथड ट्यूबेक्टोमी हो गई, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल्स, वेसेक्टोमी इन मेल्स। ओरल पिल्स, कॉपर्टी अलग अलग टाइप की होती हैं। कॉन्डोम जो कि एक बैरियर और मैकेनिकल मेथड हो जाएगी यदि पूछते हैं तो है यूज़ ऑफ कॉन्डोम। और यहाँ पर ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी क्या हुई, परमानेंट मेथड। नेक्स्ट वन इज फूड हाइजीन इज नोन एज। तो फूड हाइजीन क्या कहलाता है, क्लीनिंग ऑफ द फूड, इम्प्रूवमेंट ऑफ सैनिटेशन, मेंटेन फूड क्लीन चेन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो अब यहाँ पर फूड हाइजीन का मतलब क्या है, हमने आई थिंक कल या फिर परसों की क्लास में पढ़ा था फूड एडल्ट्रेशन,
फूड फोर्टिफिकेशन, तो यहाँ पर वही है कि फूड हाइजीन। फूड हाइजीन का मतलब होता है क्लीन चेन को मेंटेन करना। जैसे कोल्ड चेन होती है वैसे ही फूड क्लीन चेन होती है, मतलब जहाँ से खाना बन रहा है वहाँ से लेके जहाँ तक सप्लाई होती है वहाँ तक हमें क्या करना है, प्रॉपर तरीके से फूड हाइजीन को मेंटेन करके रखना है। मतलब वो क्या है, क्लीन चेन, यही है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, फूड क्लीन चेन को बनाना या फिर मेंटेन करके रखना। नेक्स्ट वन, इन विच कंडीशन हाई प्रोटीन डाइट इज गिवन, तो कौन से केस में हाई प्रोटीन डाइट है जो दी जाएगी, यूरेमिया में, जॉइंडिस में, माल न्यूट्रिशन में कि ऑल ऑफ दी अबव में। तो कौन से केस में हाई प्रोटीन डाइट दी जाएगी, तो वो होगा माल न्यूट्रिशन। क्या है, कुपोषण में। किसमें, कुपोषण में हाई प्रोटीन डाइट है जो दी जाएगी। नेक्स्ट वन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेस, तो विटामिन ए की कमी से क्या होगा, ब्लाइंडनेस होगी, डीफनेस होगी, ड्राइनेस होगी कि डिजीनेस होगा। तो विटामिन ए की कमी होती है तो सबसे पहले आंखों पर ही असर पड़ेगा, वो होगी ब्लाइंडनेस। क्या है, अंधापन। नेक्स्ट वन इज कॉजेस ऑफ डिलेरियम आर, तो डिलेरियम के क्या कारण हो सकते हैं, हेड ट्रॉमा, इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर डिलेरियम का रीज़न हेड ट्रॉमा या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी हो सकता है, सिर में यदि चोट लग जाए, कुछ इन्फेक्शन भी हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो गया मान लो, या फिर सेफेलोहेमेटोमा वगैरह हो गया। तो कोई सा भी यदि ब्रेन में इन्फेक्शन होता है तो डिलेरियम होगा। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब है यहाँ पर कि आपका मान लीजिए थायराइड लेवल ही ज़्यादा बढ़ गया या फिर आप में कोई और अदर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये रीज़न क्या होंगे, डिलेरियम के कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन इज द कॉज ऑफ सुसाइड इज, आत्महत्या के कारण है। नाउअडेज जो एडल्ट एज है इसमें सबसे ज़्यादा लोग सुसाइड करते हैं। सुसाइड का रीज़न क्या है, ऑप्शन में दिया है वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। अब आप इन तीनों लक्षण को मिलाइए, ये जो तीनों लक्षण हैं ये किसके हैं, ये तीनों लक्षण हैं किसके, तो ये तीनों लक्षण हैं डिप्रेशन के। किसके, डिप्रेशन के। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा कि ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो आपका तीनों लक्षण होगा किसके लिए है, ये डिप्रेशन के लिए। वर्थलेसनेस, आप अपने आप को कुछ भी नहीं समझेंगे, आशाएं आपकी नहीं रहेंगी किसी चीज़ को, आप अपने आप को हेल्पलेसनेस, असहाय महसूस करेंगे कि अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और यही रीज़न होता है सुसाइड का। यदि ऐसे टाइम पर आके आप जो भी लोग सुसाइड करने वाले हैं कोई रोक दे तो आप बच सकते हैं, अदरवाइज निकल जाते हैं। नेक्स्ट वन, इन विच डिफेंस मैकेनिज्म द पर्सन ट्रांसफर्स हिज एंगर ऑन अदर, तो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें पर्सन अपना गुस्सा किसी दूसरे पे निकालेगा, कन्वर्जन में, डेल्यूजन, प्रोजेक्शन या फिर रिप्रेशन। तो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें पर्सन अपना गुस्सा दूसरे पे निकालेगा, तो वो कहलाती है प्रोजेक्शन। विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एंटी एंजाइटी ड्रग, तो इनमें से एंटी एंजाइटी ड्रग कौन सी है, ऑप्शन में है प्रोमेजिन, डायजेपाम, लिथियम कार्बोनेट या फिर पेरिनोम। लिथियम कार्बोनेट तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है मेनिया के पेशेंट के लिए। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप बताइए कि जो एंटी एंजाइटी ड्रग है वो कौन सी है। तो जो एंटी एंजाइटी ड्रग है वो है डायजेपाम। कौन सी, डायजेपाम। जो प्रोमेजिन है ये फिनोथियाजिन एंटी साइकोटिक्स ड्रग है, जो कि जनरली जितने या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि जो प्रोमेजिन ड्रग है सीजोफेनिया को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है। क्या है, एंटी साइकोटिक ड्रग है। फिर आता है पेरिनोम। क्या है, पेरिनोम ड्रग है जो कि मॉर्निंग सिकनेस को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है। और यहाँ पर जो एंटी एंजाइटी ड्रग है वो क्या है, डायजेपाम। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डायजेपाम। क्लियर।
नेक्स्ट वन इज द थेरेपी इन विच हार्मोनी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ में अचीव्ड और एस्टेब्लिश्ड बाय एफर्ट्स ऑफ एक्सपर्ट। ऐसी थेरेपी जिसके प्रभाव से पति पत्नी के मध्य संबंध को मधुर बना सकते हैं, वो कौन सी थेरेपी है? फैमिली थेरेपी, मैरिटल थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी या फिर ग्रुप थेरेपी। हस्बैंड और वाइफ के बीच में यदि लड़ाई झगड़े होते हैं, कौन सी थेरेपी अपना के आप उस चिक को बंद कर सकते हैं? तो वो होगा आपका कौन सा? मैरिटल थेरेपी। नेक्स्ट वन इज कॉग्निटिव थेरेपी से आप यदि आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हों जो ठीक हो सकती हैं, आपका मान लीजिए परसेप्शन को लेके प्रॉब्लम आपको हो रही है, कुछ सोचने समझने में दिक्कत हो रही है, तो कॉग्निटिव थेरेपी से आपकी ठीक की जा सकती है। लेकिन हस्बैंड वाइफ के बीच की दिक्कतें हो रही हैं तो वो मैरिटल थेरेपी से सुधरेंगी। नेक्स्ट वन इज द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज सीजोफेनिया। इनमें से कौन सा कारण सीजोफेनिया के लिए उत्तरदायी है? जेनेटिक फैक्टर, साइकोसोशल फैक्टर, सोशियो कल्चरल फैक्टर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो सीजोफेनिया के लिए ये सभी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, चाहे वो साइकोसोशल हो, जेनेटिक्स हो, सोशियो कल्चरल हो। तो यहाँ पर आपका आंसर भी होगा ऑल ऑफ दी अबव। हिप्नोटिज्म इज द मेथड ऑफ। तो हिप्नोटिज्म सम्मोहन की पद्धति कैसी होती है? रिमूविंग द वीकनेस, प्रोवाइडिंग इकोनॉमिकल हेल्प, रिमूविंग मेंटल इलनेस या फिर नन ऑफ दी अबव। तो हिप्नोसिस में क्या जाता है? जनरली आपको हिप्नोटाइज किया जाता है कि आपके जो मन के अंदर चीज़ें हैं उनको आप बाहर निकाल सकें और आपको इस तरीके से फोकस और कंसंट्रेट करके उन चीज़ों को आपको हिप्नोटाइज किया जाता है, जो कि आपको वर्बल रिसेप्शन और मेंटल इमेज के थ्रू आप जो भी चीज़ें बोलते हैं उनको यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर हिप्नोसिस से आप मेंटली स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। तो यहाँ पर एज एन ऑप्शन के यदि हम जाते हैं तो आपका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। क्या होगा? रिमूविंग मेंटल इलनेस। लेकिन मेंटल इलनेस को, मानसिक बीमारी को ठीक करने में हिप्नोटिज्म को यूज़ नहीं किया जाता है उतना ज़्यादा। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हम अवेयरनेस के चेंज करके आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। मतलब आपके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, कभी कभी आप उस स्टेट में नहीं बता पाते हैं। आप यदि कुछ जागते हुए सोच रहे हैं तो आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन यदि आपको हिप्नोटाइज किया जाए, आपसे कुछ पूछा जाए तो आप बोल देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होगी। नेक्स्ट वन, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इज स्टार्टेड फर्स्ट इन कंट्री इज। तो जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है सबसे पहले किस देश में स्टार्ट की गई थी? ऑप्शन में है यहाँ पर जर्मनी, इंग्लैंड, यूएसए या फिर फ्रांस। जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है 19वीं सेंचुरी में विलियम वुड ने इसको स्टार्ट किया था। और कहाँ पर किया था? जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी में विलियम वुड ने इसको स्टार्ट किया था 19वीं सेंचुरी में। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के यदि हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? जर्मनी से। नेक्स्ट वन, इनिशियल कलर्स ऑफ लाइट आर। प्रकाश के प्राथमिक रंग। इनिशियल कलर ऑफ लाइट का रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, वाइट, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड, ब्राउन। तो प्राथमिक कलर और जो इनिशियल कलर होते हैं लाइट के वो होते हैं रेड, ब्लू एंड ग्रीन। लाल, नीला, हरा। कौन सा? लाल, नीला, हरा। नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ पियाजे आर रिलेटेड टू। तो जीन पियाजे की थ्योरी थी, पियाजे के अकॉर्डिंग एक कौन सी थ्योरी थी? डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रन, डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन और इंटेलेक्चुअल्स, डेवलपमेंट ऑफ सोशल रिलेशन ऑफ चिल्ड्रन या नन ऑफ दी अबव। तो जीन पियाजे ने जो थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कॉग्निटिव फंक्शन आपकी इंटेलिजेंसी को लेके थ्योरी दी थी। तो यहाँ पर जो स्टडी है पियाजे की किससे रिलेट करती है? डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन और इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विकास से, मतलब आपकी इंटेलिजेंसी को लेके इन्होंने थ्योरी दी थी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बौद्धिक विकास। नेक्स्ट वन, द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ट्रेंड।
कहते हैं ना कि यूट्यूब में ट्रेंड चल रहा है, आप एक गाने पर रील बनाएं ट्रेंड में आ जाएगी, तो वही यहाँ पर ट्रेंड का मतलब क्या है? न्यू चेंजेस, चेंजेस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, न्यू डेवलपमेंट या फिर नेगेटिव चेंजेस। तो ट्रेंड्स का मतलब होगा चेंज इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। क्या है? चेंजेस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, विशेष दिशा में परिवर्तन। नेक्स्ट वन, स्पिरिचुअल ट्रेंड्स डू नॉट प्रोड्यूस इफेक्ट्स ऑन विच प्रैक्टिस। तो स्पिरिचुअल ट्रेंड्स किस प्रैक्टिस पर प्रभाव नहीं डालेंगे? एजुकेशनल पर, नर्सिंग पर, प्राइवेट पर या फिर सोशल प्रैक्टिस पर। तो स्पिरिचुअल जो ट्रेंड्स होते हैं इनका प्रभाव तो सभी जगह पड़ेगा, लेकिन फिर भी यदि हम बात करें तो इसका स्पिरिचुअलिटी का स्पेशली है जो प्रभाव बहुत ही कम देखने को मिलेगा, वो नर्सिंग प्रैक्टिस पर होना चाहिए। बट फिर भी आपको यदि इसमें डाउट हो तो आप इसको क्लियर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट वन इज मॉडर्न ट्रेंड इन नर्सिंग एजुकेशन एम्फेसाइज ऑन। तो मॉडर्न ट्रेंड इन नर्सिंग, आधुनिक ट्रेंड्स नर्सिंग एजुकेशन में किस पर जोर देते हैं? लर्निंग बाय प्रैक्टिकल, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपोजर, लर्निंग बाय थ्योरेटिकल। मॉडर्न ट्रेंड इन नर्सिंग में किस पर जोर दिया जाएगा? लर्निंग बाय प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल करने से सीखो, लर्निंग बाय डूइंग कार्य करके सीखना, लर्निंग बाय एक्सपोजर या फिर लर्निंग बाय थ्योरेटिकल। तो आप मॉडर्न ट्रेंड इन नर्सिंग में यदि एजुकेशन की हम बात करें तो ये लर्निंग बाय डूइंग, कर करके सीखो। कैसे? कुछ भी आप काम करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उसी से आप सीखेंगे, ना कि थ्योरी पढ़ पढ़ के। इंजेक्शन लगाना आप थ्योरी से क्या सीखेंगे? कौन सी मसल्स में लगाना है, फिर कौन सी वेन में लगाना है, ये सब सीख सकते, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा। तो वही है नर्सिंग में मॉडर्न ट्रेंड्स इन नर्सिंग का मतलब है लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट इज स्टूडेंट नर्सेस एसोसिएशन आर एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। तो स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1920 में, 1925 में, 1929 में कि 1935 में? तो स्टूडेंट नर्सेस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1929 में, 1929। कब? 1929। नेक्स्ट वन, द रजिस्ट्रार इज द हेड ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। रजिस्ट्रार किसका हेड होगा? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, स्टेट नर्सिंग काउंसिल का, स्कूल ऑफ नर्सिंग का कि हॉस्पिटल का? तो हर एक स्कूल ऑफ नर्सिंग और कॉलेज का एक क्या होता है? रजिस्ट्रार होता है। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा? स्कूल ऑफ नर्सिंग, सॉरी स्कूल ऑफ नर्सिंग के लिए प्रिंसिपल होगा, लेकिन यहाँ पर यदि पूछते हैं रजिस्ट्रार इज द हेड ऑफ विच इंस्टीट्यूशन, तो एसएनसी जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है वहाँ के हेड होंगे। नेक्स्ट इज द यूज ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग इज। तो जो नर्सिंग है इसमें रिसर्च का क्या यूज है? टू डेवलप साइंटिफिक नॉलेज, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर नर्सिंग का रिसर्च में क्या योगदान है? हम फाइनल ईयर में नर्सिंग रिसर्च पढ़ते हैं, थीसिस बनवा के सबमिट करते हैं पूरा रिसर्च करके, तो वही है यहाँ पर रिसर्च। तो इससे हम क्या करते हैं? साइंटिफिक नॉलेज मिलता है, नर्सिंग केयर को कैसे इम्प्रूव करना है क्वालिटी वाइज वो करेंगे, डिसीजन मेकिंग की क्षमता आपकी बढ़ेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर भी होगा उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर? नेक्स्ट इज ब्लूप्रिंट प्लान ऑफ रिसर्च स्टडी इज नोन एज। तो रिसर्च स्टडी में ब्लूप्रिंट को हम क्या कहेंगे? रिसर्च डिजाइन, सैम्पलिंग, हाइपोथीसिस या फिर अजम्पशन। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका रिसर्च डिजाइन। ब्लूप्रिंट को क्या कहेंगे हम? रिसर्च डिजाइन। नेक्स्ट वन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा कम्स इन फेज। तो किसी भी डेटा को आप एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेट करते हैं तो ये कौन सी फेज में आएगा? असेसमेंट में, डायग्नोसिस, इवालुएशन की प्लानिंग फेज में? कौन सी फेज में आएगा? फेज में। नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ पीस एंड डिजास्टर द एसोसिएशन विच इज हेल्पिंग मोर। तो जब भी कोई आपदा आती है या फिर कुछ डिजास्टर हो तो कौन सी जो यहाँ पर संस्था है आपकी हेल्प करेगी? ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया,
स्टेट नर्सिंग एसोसिएशन, IRCS, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी या फिर ऑल ऑफ दी अबव? तो डिज़ास्टर के टाइम पर जो आपकी हेल्प करेगी वो IRCS होगा। IRCS का मतलब है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। नेक्स्ट इज इट इज़ अ पावर ऑफ नोइंग और नॉलेज ऑब्टेन्ड विदाउट रिसोर्स टू इन्फ्लुएंस और रीजनिंग, इट्स कॉल्ड। तो यहाँ पे कहा है कि पावर ऑफ नोइंग और नॉलेज, जो भी चीज़ें आपके पास अभी है उसी के बेस पर आपको जो भी जितनी भी जानकारी होती है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अवेलेबल फैक्ट्स। क्या है? उपलब्ध तथ्य या फिर अवेलेबल फैक्ट्स, मतलब जो चीज़ें आपके पास अभी प्रेजेंट है उन्हीं के बेस पर आपको जितना भी नॉलेज है वो क्या कहलाएगा? अवेलेबल फैक्ट्स। मान लीजिए आपको कोविड के बारे में जितना जो भी पता चल रहा है अभी, जनरली जैसे चाइना में फैला है तो वहाँ के जो वेरिएंट वगैरह आपको न्यूज़ से पता चल रहा है, आप ना कि वहाँ जाके डेटा लेके आ रहे हैं, तो क्या हो गया? अवेलेबल फैक्ट्स। नेक्स्ट वन इज इफ सेम नंबर रिपीटेड फ्रिक्वेंटली फ्रॉम द कलेक्टेड डेटा इज नोन एज। तो एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है किसी कलेक्टेड डेटा से। मान लीजिए किसी आपने कुछ डेटा कलेक्ट किया जाके किसी भी कम्युनिटी में, तो 5-5 साल की एज के 5 से 10 बच्चे कई बार आपने देखे, तो वो क्या कहलाएंगे यहाँ पर? मीन, मीडियन, मोड की नन ऑफ दी अबव। तो ये कहलाएगा आपका क्या? मोड। नेक्स्ट वन इज विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग कैलकुलेशन। तो कौन सी यूनिट है जो कंप्यूटर की कैलकुलेशन में हेल्प करती है? मेमोरी, ALU, रजिस्टर्स या फिर नन ऑफ दी अबव? तो यहाँ पर वो है ALU। नेक्स्ट इज मेमोरीज मेन वर्क इज। तो मेमोरी का मेन काम क्या है? कैलकुलेशन, गिव डायरेक्शन टू कंट्रोल, कलेक्शन ऑफ डेटा या फिर नन ऑफ दी अबव? तो ये मेमोरी का मेन काम होता है जो भी डेटा है आप कलेक्ट कर पाएँ। आपके फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाए तो उसमें आता है कि आप इसको खाली कीजिए, नहीं तो आपका कुछ भी स्टोर नहीं रह पाएगा। तो वो क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा, और वो किसका काम है? मेमोरी का। नेक्स्ट वन इज द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है? कॉम्पिलार है, विंडो 9, 8 है, यूनिक्स है कि MS एक्सेल है? यूनिक्स भी है, OS है, ये सब क्या है? ये सॉफ्टवेयर हैं। किसके? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर नहीं होगा, वो क्या होना चाहिए? वो है कंपाइलर। क्या है? कंपाइलर। नेक्स्ट वन इज द यूज ऑफ MS पावर पॉइंट इज। तो MS पावर पॉइंट आप यूज़ किसके लिए करते हैं? लेटर राइटिंग के लिए, डेटा मैनेजमेंट के लिए, इंटरप्रिटेशन वर्क के लिए, फिर प्रेजेंटेशन वर्क के लिए। तो आप PPT बनाते हैं, जो PPT बनाते हैं किसके लिए बनाते हैं? प्रेजेंटेशन के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? प्रेजेंटेशन वर्क। नेक्स्ट वन इज, और एक क्वेश्चन है जो यूज़ ऑफ पावर पॉइंट है, मैंने अभी तक जितने भी नर्सिंग एग्जाम में कंप्यूटर आता है उनमें 10 में से 8 जगह के पेपर में रखा देखा है कि जो MS पावर पॉइंट है किसके लिए है? रिप्रेजेंटेशन के लिए, या फिर प्रेजेंटेशन का जो पूरा फुल फॉर्म पूछते हैं तो वो होता है PPT। तो इस तरीके से आपको घुमा घुमा के प्रेजेंटेशन वर्क से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वन इज द वर्ड एजुकेशन मीन्स। एजुकेशन शब्द का अर्थ है टू ब्रिंग चेंजेस, टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस, टू ब्रिंग नेगेटिव चेंजेस या फिर टू ब्रिंग सम चेंजेस। तो एजुकेशन का मतलब होता है कि कुछ पॉजिटिव बदलाव को लाना, सकारात्मक परिवर्तन लाना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सेकंड। क्या होगा आपका आंसर? सेकंड, टू ब्रिंग द पॉजिटिव चेंजेस। नेक्स्ट वन इज ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी इज ऑल्सो नोन एज। ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी को क्या कहेंगे? ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्ट, लेक्चरर या फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो ये कहलाता है लेक्चर। ऑटोक्रेटिक क्या है? लेक्चर। आपने जो भी चीज़ पढ़ाई फिर आप अपने स्टूडेंट से भी उसमें कुछ पूछ सकते हैं, तो क्या हो गया? लेक्चर मेथड। और क्या है? ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्टाइल है। नेक्स्ट वन इज द टर्म इज यूज्ड फॉर द इंटरव्यू इज। तो इंटरव्यू का मतलब क्या है? ग्रुप कॉन्फ्रेंस करना, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस करना, हेल्थ टीम कॉन्फ्रेंस या फिर स्टूडेंट टीम कॉन्फ्रेंस। तो इंटरव्यू में क्या होता है? किसी पर्टिकुलर एक पर्सन को बुला के पूछा जाएगा, ना कि आपको सीधा ग्रुप में बुला के कॉन्फ्रेंस में खड़ा कर दिया जाएगा। ग्रुप में इंटरव्यू हो सकता है
लेकिन ग्रुप कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू में नहीं आएगी। मान लीजिए आपका वाइवा हुआ तो आपको 5 लोगों को बुला सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू होता है आपका तो पर्टिकुलर सिंगल पर्सन को ही बुलाया जाता है। नेक्स्ट वन, इनोवेशन इन टीचिंग मीन्स। तो टीचिंग में इनोवेशन का मतलब क्या है? डेवलप न्यू टेक्निक इन टीचिंग, टीचिंग प्रोसेस इन्वॉल्व स्टूडेंट टीचर फैमिली रिलेटेड टू रिसोर्सेज। तो यहाँ पर टीचिंग में इनोवेशन का मतलब है कुछ नई चीज़ें। क्या है? कुछ नई चीज़ें। टीचर नाउ-अ-डेज, पहले जो स्कूल कॉलेजेस होते थे, स्पेशली कॉलेज होते थे, वहाँ पर ब्लैक बोर्ड यूज़ किया जाता था, बट अभी आजकल पीपीटी को भी एज एन यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कुछ भी टीचिंग मेथड्स में फ्लैश चार्ट से भी समझा सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन में भी समझा सकते हैं। तो टीचिंग में कुछ नई टेक्निक्स यूज़ करते रहना, तो वो सब क्या है? इनोवेशन है। नेक्स्ट वन इज, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? जो आपने पूरा चेन पढ़ी है कम्युनिकेशन की, क्या है? एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने होते हैं? तो यहाँ पर जनरली जो 8 एलिमेंट्स होते हैं। कितने? 8। सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक, इन्वायरमेंट, कॉन्टेक्स्ट एंड इंटरफ्रेंस। तो ये क्या हो गए? आपके 8 कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स हो गए। नेक्स्ट वन इज, इवैल्यूएशन इन टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ हेल्पफुल फॉर। तो इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, मूल्यांकन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है टीचिंग में। क्यों? टू नो द इंडिविजुअल प्रोग्रेस, टू टेक प्रॉपर फीडबैक, टू डिटरमाइन फर्दर रिक्वायरमेंट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। मान लीजिए कि आपने कुछ भी पढ़ाया अपने स्टूडेंट्स को, मैंने ही मान लीजिए कुछ भी पढ़ाया, आपसे पर्टिकुलर वे में कुछ पूछा गया, तो आपको कितना आंसर आता है, या फिर कोई मॉक टेस्ट आपने किया, तो यहाँ से पता चलेगा कि आपकी प्रोग्रेस क्या चल रही है। प्रॉपर फीडबैक आप दे सकते हैं कि आपने मैम में क्वेश्चन सही से ऐड नहीं किए हैं, या फिर आपको और क्या नई चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई? हेल्पफुल हो जाती है एक टीचर के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे कहा है कि मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण है टीचिंग में, क्योंकि ये सभी चीज़ें पता चलेंगी कि क्या प्रोग्रेस हो रही है, आपने जो पढ़ाया है उससे आपके स्टूडेंट्स की, क्या वो फीडबैक देते हैं, क्या उनको और अपकमिंग टाइम में किन किन टॉपिक्स की ज़रूरत है, किन की क्लासें आप लें। मैं एज एन एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ। तो वो सभी चीज़ें क्या है? इवैल्यूएशन का काम करेंगी, मूल्यांकन का काम करेंगी कि आपने क्लास ज्वाइन की, क्लास ज्वाइन करने के बाद आपने इन MCQs को सॉल्व किया, आपसे कितने बनते हैं, फिर आप बता सकते हैं कि और क्या क्या अब आपको ज़रूरी है। तो ये सब क्या हो गए? इवैल्यूएशन हो गए टीचिंग में। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट वन इज, एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट्स पोस्ट कॉर्प इज डिस्क्राइब बाय। तो हमने मैनेजमेंट में पोस्ट कॉर्प पढ़ा है, इसमें या तो कभी P का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, फिर O का पूछ लेते हैं, C का है, D का। पोस्ट कॉर्प में किसने दिया है? फ्रेडरिक बिन्स्लो, लूथर गुलिक, हेनरी फ्योल, मैक्स वेबर ने। ये सभी नाम आपने क्या है? हमने इसको मैनेजमेंट में कई बार पढ़ा है। तो ये दिया है किसने? लूथर गुलिक ने। किसने? लूथर गुलिक ने। पोस्ट कॉर्प प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये दिया है किसने? लूथर गुलिक और लेडन अर्विक ने। लेकिन यहाँ पर एज एन आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये किसने दिया है? लूथर गुलिक ने। नेक्स्ट वन इज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेनली कंसर्न्ड विथ। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? स्टाफ पर, रिसोर्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कि बजट पर? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? बजट पर, कि आपका बजट कितना है, कितना पैसा आप इस चीज़ पे खर्च करना चाहते हैं। वो क्या किस पे डिपेंड करेगा? बजट पर। जितना बजट होगा उसके हिसाब से आप स्टाफ हायर कर सकते हैं, रिसोर्स ला सकते हैं, मशीनरी यूज़ कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेकिन जब तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ पर होगा तो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? बजट पर, आपके पैसों पर। नेक्स्ट वन, द टाइप ऑफ लीडरशिप इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन नर्सिंग इज। तो नर्सिंग में सबसे कॉमन लीडरशिप कौन सी है, अच्छी है? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, डोमिनेटिंग, या फिर नन ऑफ द अबव? तो ऑटोक्रेटिक तो हाई अथॉरिटी से लोअर में आएगा,
डेमोक्रेटिक में आप क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर नर्सिंग में क्या होगी, यही आपके लिए हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट वन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग अकॉर्डिंग टू INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल नॉर्म्स फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल। इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो नॉर्म्स है टॉप लेवल से लोअर लेवल पर कैसा होगा ऑर्गेनाइजेशन का। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लेक्चरर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ट्यूटर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, प्रिंसिपल, लेक्चरर, ट्यूटर, या फिर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, क्लिनिकल या फिर इंस्ट्रक्टर। तो किस तरीके का अकॉर्डिंग टू INC के इंडियन नर्सिंग काउंसिल के ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स होगा कि मतलब पहले टीचर आएगा कि लेक्चरर आएगा, कौन आएगा। तो यहाँ पर आप यदि नर्सिंग कॉलेज में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो यहाँ पर जो नॉर्म्स अपनाया जाता है वो होता है प्रिंसिपल, फिर होंगे वाइस प्रिंसिपल, फिर आपके ट्यूटर होंगे, फिर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर होंगे। तो एज ऑन INC के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो कैसा होगा, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ट्यूटर एंड क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच आर वेरी यूजफुल इन नर्सिंग प्रोफेशन। नर्सिंग प्रोफेशन में किस टाइप का कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है, वर्बल, नॉन वर्बल, वर्बल एंड नॉन वर्बल, बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव। तो नर्सिंग प्रोफेशन में दोनों तरीके का कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है। वर्बल में आप चीज़ें बोल के समझा सकते हैं, नॉन वर्बल में मान लीजिए आपका कोई पेशेंट है वो बोल नहीं पा रहा है कुछ भी रीज़न से, तो इवन आपको हाथ हिला के, आंखें दिखा के कुछ भी रिस्पॉन्ड कर सकता है, तो क्या है वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। पर्सन की कंडीशन आप देख सकते हैं, उसके हाथ पैर चलाने हिलाने से, दिखाकर, आंखें दिखाकर, मुंह हिला के, तो ये सब क्या है, नॉन वर्बल। तो ये दोनों तरीके का कम्युनिकेशन हमारी नर्सिंग में हेल्पफुल है। नेक्स्ट इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, ह्यूमरस, टिबिया, रेडियस या फिर फीमर। तो वो क्या है, फीमर। नेक्स्ट इज डेल्टॉइड मसल्स इज फाउंड इन। तो डेल्टॉइड मसल्स कहाँ पे पाई जाती हैं, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, एब्डोमेन की अपर बैक पे। तो डेल्टॉइड मसल्स होती हैं कहाँ पर होती हैं आपकी, ये होती हैं अपर लिम्ब में, हाथ के यहाँ पर, शोल्डर में। नेक्स्ट वन इज द लाइफ साइकिल ऑफ RBC। RBC की लाइफ साइकिल, जीवन काल कितना होता है, इरिथ्रोसाइट्स इसको हम कहेंगे 60 दिन, 80 दिन, 90 दिन की 120 दिन। तो RBC का जो जीवन काल होता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का वो होता है 120 दिन का, 120 डेज। नेक्स्ट वन इज मैनिंग्स आर द कवरिंग ऑफ। तो मैनिंग्स किसकी कवरिंग है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड की, लंग्स की, किडनी की, हार्ट की। तो यहाँ पर जो मैनिंग्स है ये है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग। यदि इसी में जब इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होता है तो ये कहलाती है मेनिंजाइटिस। क्या कहलाती है, मेनिंजाइटिस। प्लूरा है लंग्स के लिए, पेरिकार्डियम है हार्ट की। नेक्स्ट वन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे मिलके बना होता है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से कि स्पाइन ओनली। जो CNS होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों इंक्लूडेड रहेंगे। क्या क्या, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट वन इज चैम्बर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट में टोटल 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो कितने हो गए, 4 चैम्बर हो गए। तो टोटल चैम्बर पूछे तो 4, यदि इस तरीके से पूछे तो 2 आर्टरी एंड 2 वेंट्रिकल्स। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट वन इज पोर्टल सर्कुलेशन इज रिलेटेड टू। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो क्वेश्चन नंबर 67 से फिर 120 तक के क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन है कि पोर्टल सर्कुलेशन किससे रिलेट करेगा, ब्रेन से, हार्ट से, लंग से कि लीवर से। सो आई होप आपको क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा हो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में था। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।